नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। एंड बोथ ऑफ अस आर ऑफ कोर्स ऑन नेशन नाउ। हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर हर महादेव, जय सिया राम। So, Pradeep ji, the preparations for the Ram Mandir in full swing, absolutely wonderful what is happening over there. And irrespective of whatever, whichever way the Congress might say, whichever way the India Alliance, wishes to divert from it or distract from it, I don't think they have even the ghost of a chance after the Ram Mandir gets inaugurated on January the 22nd. I don't think so. Their Jodo Yatra starts on 14th of January. So probably if they can create something, some political activity or political sense, such great that it could eclipse the. But I don't think it's going to happen. I think the only thing that they can do, and this is an idea, of course, I would like to put this idea across to everybody that we talk to. 22 जनवरी को मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस के जितने भी नेता जिसको निमंत्रण आया है राम मंदिर जाने के लिए, हर एक को जाना चाहिए। हर एक को जाना चाहिए। सोनिया जी को, खड़गे जी को, शरद पवार साहब को, सबको जाना चाहिए वहां पे। और एक बार ये सारे के सारे लोग लाइन से खड़े होके श्री राम लला के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत खलबली मचेगी। द क्रेडिट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स माय ओपिनियन, एंड दे शुड all go there to show that that Ram belongs to the entire nation. प्रदीप जी, हर एक कोई बोलता है ना श्री राम हम सबके हैं, आप जाइए फिर वहां पे पूजा अर्चना कीजिए। Whatever you call it, the BJP is quoting the Ramayana. बोले 14 साल के बाद जब राम वापस आता है अयोध्या में तो दिवाली मना रहे, और हजारों साल से हम लोग दिवाली मना रहे 14 साल के बाद जब राम आता है अपने अयोध्या में। ये तो 550 साल के बाद राम आ रहा है सर, तो ये मौका छोड़ेंगे नहीं। ये तो दिवाली ने 100 टाइम्स 1000 टाइम दिवाली मनाने वाले, और पूरे देश मनानी भी चाहिए। बिल्कुल हम खुद मनाएंगे भाई। यस, हमारे लिए भी दिवाली है। क्या बात कर रहे हैं? श्री राम लौटे हैं, रामलला लौटे हैं अयोध्या में 550 साल के बाद। चलो सर, मैं एज पर अमित शाह, मैं फिर बोलता हूँ सर 496 साल के बाद, लेकिन फिर भी चलेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर, रामलला वापस आए अयोध्या में। How is the India Alliance going to combat that? My idea is, rightfully speaking, the Congress should let go of the. They should also celebrate. They should celebrate totally. All parties should celebrate. Yes, so that it become a totally national event. जैसे रिपब्लिक डे है, जैसे आपका 15 अगस्त है, वैसे ही होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। I think. What do you think? माफ कीजिएगा, आप लोग अपनी राय भेजें, अपने कमेंट भेजें। आपको क्या लगता है कि सबको इसमें शरीक होकर के इसको अच्छी तरीके से एक राष्ट्रीय धरोहर के त्योहार की तरह मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? आई थिंक एवरीबडी शुड सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ श्री राम इन अयोध्या। मुझे ऐसा लगता है। इफ यू रियली वांट टू कॉम्बैट द बीजेपी एंड इफ यू डोंट, प्लीज बॉयकॉट इट। बहिष्कार करें, बॉयकॉट करें, आपकी मर्जी, आपको जो करना करिए, सीधी सादी बात है। उसके बाद लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर इसी तरीके से चलती रही जैसे कि अभी चल रही है, अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड अ फ्यू अदर स्टेट्स, आई डोंट थिंक द कांग्रेस हैज इवन गॉट द घोस्ट ऑफ अ चांस टू चैलेंज द बीजेपी in a proper manner. I don't think the BJP needs to be worried about what's going to happen in May 2024. So probably the Congress का जो internal study है, it's totally probably not keeping up pace with what the actual facts are. No. The Congress, as you said, if it goes alone, as it is, we circle 232 seats में 1-1 fight है with the BJP. Yes. So if you have 232 seats में 1-1 fight है BJP के साथ, then you just Why are you going alone? वो convert कर दो इसको। आप जो है अभी तक 10% या 10% आपका रिकॉर्ड है कन्वर्जन का टू विक्ट्री, उसको बढ़ाइए ना आप 30%, 40%, then you'll reach the 100%, 100 फिगर, आप तो इसी पहुंच जाओगे। अरे भाई, अगर मैं ये मान करके चलता हूं कि अगर 50 से कांग्रेस अगर 100 पर आ जाती है
तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मुझे ऐसा लगता है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। We shall of course continue to talk about that. And at the moment with us from the Sharad Pawar NCP, there is only one NCP by the way at the moment, and that is the Sharad Pawar NCP. We have Mr. Manishankar Chauhan. Manishankar Chauhan sahab, namaskar. नमस्कार नमस्कार. How are you? How are you? You looking so happy? Oh wow, lovely. I'm fine sir. You looking very happy. आप कैसे? We are always happy. Yeah, but you are looking very very happy. Yes. क्या Yes. अब आपको भी इनविटेशन आ गया है कि आप रामलला के दर्शन करने आए 22 जनवरी को? मतलब सर कुछ ऐसा रामलला तो हमारे कण कण में बसे है जी। हमारे खून खून में बसे है, जी। तो हमें एक किसी मौके पे उनका दर्शन करना उतना मायने नहीं रखता है। वो तो हमारे कण कण में, हम तो रोज उनके दर्शन करते हैं। वो मेरे हमारे रोम रोम में बसने वाले रोम राम में बसे है मेरे राम। बाय द वे दैट वाज अ लवली लवली सॉन्ग। पिक्चर थी नीलकमल, जी। लता मंगेशकर सी की आवाज है और स्क्रीन पर रोम वहीदा रोम रहमान में जी हैं। बसने वाले राम जी जी। लेकिन अब ये बताएं सर, शरद पवार जी, आदरणीय सम्मानीय शरद पवार जी सिर्फ महाराष्ट्र के ही नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हैं। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स, इनफैक्ट ही इज द सीनियर मोस्ट लीडर एक्टिव टुडे। आज की तारीख में सबसे वरिष्ठों में वरिष्ठतम नेता हैं। जब इन्होंने, माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे साहब को सलाह दी थी कि भैया तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, कोई ऐसी चीज का वादा मत करो जो निभा नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा था। Please don't promise something which you cannot fulfill, and that's exactly what has happened. Now the Maratha reservation date has been shifted to February, where they will hold a special session of the assembly, where they'll pass it, and then again it will go to parliament, and then from there it will go to the Supreme Court. Will it go to parliament? I don't think so, because the only business of parliament in the Lok Sabha which is left is there's only one business, and which is to take that vote on account, to release the funds for 2024, because a full budget is not going to be presented in this session of the Lok Sabha in 2024 because elections are due. So which means the Lok Sabha will not be able to bring in an amendment that is in 120B, which is already there, for a ceiling of 50% on all reservations. So what is going on here? मणिशंकर चौहान साहब, ये हो क्या रहा है? एब्सोल्युटली राइट सर। मैंने आपके लास्ट डिबेट में भी कहा था कि जो फरवरी का वादा जी शिंदे साहब कर रहे हैं वो एक लॉलीपॉप है। ये वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, भाजपा भी बहुत अच्छे से जानती जी। है कि अप्रैल मई में अभी लोकसभा की इलेक्शन ड्यू है। That's right. और अगर आचार संहिता लग जाती है तो क्या कोई बिल कभी पास होता है उस आचार संहिता में? नहीं हो सकता। नहीं होता है। नहीं हो सकता। इसलिए जो शिंदे साहब ने फरवरी की जो डेट दी है मराठा आरक्षण को लेकर, वो एक तरह से मराठाओं को दिया गया एक लॉलीपॉप है वो। लेकिन जितना बेवकूफ हम मराठाओं को समझते हैं उतने हम लोग है नहीं, ये उन्हें शायद नहीं पता। और आने वाले चुनाव में ये इसका खामियाजा शिंदे साहब ही नहीं भाजपा को भी भुगतना होगा। देवेंद्र फडणवीस जी का कहना था कि जो लोग कर सकते थे वो किए नहीं। आप तो इशारा किस तरफ है आपको मालूम है? शरद पवार जी की तरफ है उनका। बोले कि इतने साल सत्ते में थे मगर अभी बोलने लगे कि होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस जी बोले कि शरद पवार जी वाज अगेंस्ट द मराठास। 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट है, शरद पवार जी हैज बीन वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मराठास। तो हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर? बिकॉज आगे जाके इवन राज ठाकरे जी के धर्मपत्नी शर्मिला ठाकरे जी भी बोल रहे थे, जो लोग अभी हाँ बोल रहे हैं अगर वो ही है हाँ पहले करते थे तो अब तक ये मराठा रिजर्वेशन का प्रॉब्लम ही नहीं आता। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं शरद पवार साहब पे, क्या आपको लगता है कि वो वैलिड है? बिल्कुल नहीं सर। आप जैसे कि जानते हो कि देवेंद्र फडणवीस साहब कितने चतुर नेता है। उन्हें दूसरे के ऊपर ब्लेम करना बहुत आसान तरीका आता है उन्हें। जैसे कि अभी आपको पता है कि जिस तरह से शरद पवार साहब पर ब्लेम कर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस साहब भी तो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी उनकी सरकार थी, तो उस समय वो क्यों नहीं दे पाए? और रही बात आदरणीय पवार साहब को, हमेशा ये लोग जो कहते हैं कि मराठा आरक्षण के विरोध में रहे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आदरणीय पवार साहब ही वो नेता थे
जिन्होंने कहा था जाति पाति को परे रखते जी। हुए इकोनॉमिक जो आपकी कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए सभी जाति को आप आरक्षण में शामिल कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय जो मराठा समाज में भी जो पिछड़े लोग थे, जो 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे, ऐसे लोगों को भी वो सुविधाएं मिले। वो विचारधारा रखने वाले आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ही थे। और जिनके बारे में आज ये लोग कहते हैं कि उनके सर पे ठिकरा फोड़ना चाहते हैं कि आदरणीय पवार साहब हमेशा मराठाओं के खिलाफ में रहे, मैं कहता हूं कि आदरणीय पवार साहब के जैसा कोई नेता ही नहीं था जो मराठाओं के बारे में हमेशा सोचता था। आप हमेशा इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब पवार साहब मुख्यमंत्री रहे हैं या उनकी पार्टी सत्ता में रही है, तो उस समय मराठा लोगों के कितने मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बात का ये सब लोगों ने जायजा लेना ही चाहिए। लेकिन एक सेकंड चौहान साहब जी, आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जी, वो ये कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वास्तविकता में मराठा आरक्षण को पास करवाया था, नंबर 1। नंबर 2, बॉम्बे हाई कोर्ट की भी मंजूरी दिलवाई थी, लेकिन जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में गया तब तक इनकी सरकार गिर चुकी थी और एमबीए की सरकार आ गई, और एमबीए की सरकार ने अच्छे तरीके से केस को डिफेंड नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मराठी से अनुवाद मंगाया था अंग्रेजी में, ट्रांसलेशंस जो मंगवाई थी वो तक नहीं भेजी गई, ऐसा देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है। सर ये सरासर गलत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी सरकार है जो इतने सेंसिटिव इशू को इतनी लापरवाही से देखेगी? ऐसा तो महाविकास आघाड़ी का कोई भी नेता नहीं था। सब लोग बहुत अच्छे रहे हुए हैं, एडुकेटेड मिनिस्टर रहे हुए हैं, उन्हें पता था कि ये मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो कितना सेंसिटिव है। तो इसमें लापरवाही कोताही करने का तो कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। रही बात आरक्षण देने की, तो देवेंद्र फडणवीस साहब से आज हाथ जोड़कर इतनी विनंती है कि अभी तो उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो बिल एक पास कर क्यों नहीं आप मराठा आरक्षण पास कर देते हो ताकि उनको न्याय मिल जाए। और ये जो आप ठिकरा फोड़ने का काम करते हो, महाविकास आघाड़ी ने ये किया, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने उसको लापरवाही बरती। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने तो महाविकास आघाड़ी को हमेशा उलझा के ही रखा है, हमेशा आरोप की है, प्रत्यारोप की है। ये नहीं कभी जिस तरह से अभी हमारे जो विरोधक है, हमारे जो आदरणीय पवार साहब है, राहुल गांधी जी है, और भी जो बाकी उद्धव ठाकरे साहब है, और भी जो नेता है, जिस तरह से इस सरकार को सपोर्ट करते हैं कि आप इस बिल को डिस्कस कीजिए, पारित कीजिए, और केंद्र की सरकार में आप हो तो आप गुहार लगाइए अपने केंद्र के आला कमान से चौहान साहब, एक चीज है प्रदीप जी, ये जरा सुनने वाली बात है जो अभी चौहान साहब ने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 साल से ज्यादा हो गया अब सरकार को, जहां तक मैं जानता हूं। हाउ लॉन्ग इज इट बीन, दिस गवर्नमेंट हैज बीन इन पावर? चौहान साहब आपको याद होगा 17 मंथ्स, 18 मंथ्स, इतना? यस, राइट, 1.5 साल हो गए जी। अब 1.5 साल में आप यू हैड एम्पल टाइम, आप कभी भी स्पेशल सेशन बुलवा सकते थे असेंबली का, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी जो असेंबली का जो सेशन अभी खत्म हुआ है उसमें भी एक ठहराव ला सकते थे। यू कुड हैव ब्रॉट इन अ न्यू बिल where you could have amended the entire thing and you could have said that we are now hereby passing this particular bill for approval by the center. Number 2, जब स्पेशल सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का जिसमें विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया, एट दैट टाइम मिस्टर चौहान, इफ यू रिमेंबर, हम सब लोग यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये इसलिए बुलाया गया है कि मराठा आरक्षण पास होगा। एब्सोल्युटली राइट सर। लेकिन मराठा आरक्षण की तो कोई बात ही नहीं हुई। मेरा ये कहना है कि ये तो असेंबली के राइट में आता ही नहीं है। और वैसे भी फरवरी में जब असेंबली का स्पेशल सेशन जो इन्होंने कहा है, और प्रदीप जी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, जैसे चौहान साहब ने कहा अरे इलेक्टोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, यू कैन नॉट पास अ न्यू बिल, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, चौहान साहब जी, does it come within the ambit of the rights and authority given to a state assembly to change a central law? How can they change a central law? No, sir, not at all. तो ये क्या हो रहा है सर? ये सिर्फ मैं अभी आपको बताता हूं, बीजेपी के पास और कोई ज्यादा मुद्दे रहे नहीं है। आर्टिकल 370 था, वो हो गया, राम मंदिर था, वो हो गया, तो किसी ना किसी मुद्दे को वो एकदम जलाए हुए रखना चाहते हैं
ताकि ऐसा कुछ चलता रहे और पब्लिक उसी में उलझी रहे और कभी कोई पब्लिक रोजगार हो, महंगाई हो, नौकरियां हो, इस तरफ ध्यान ही ना दे। और किसानों की जो आत्महत्या हो रही है उसको दबाने के लिए अभी जैसे लास्ट टाइम में भी अपना डिबेट हुआ था कि आज मराठा आरक्षण को सामने लाया गया है, लिंगायत समाज को आगे लाया गया है, ओबीसी को आगे लाया गया है, मुस्लिम समाज अभी आगे आ गया है, और इसी तरह सभी समाज जब आगे आएंगे और ये जब चलते रहेगा ये मसला, तो ये बाकी चीजों पे से जो रोजमर्रा की जो इंसान की जरूरत की जो चीजें है, नौकरी है, किसानों की आत्महत्याएं हैं, हेल्थ का इश्यू है, एजुकेशन का इश्यू है, इस पे से ध्यान विचलित करने का एक तरीका बीजेपी के द्वारा हमेशा से उपस्थित किया गया है। चौहान जी, बीजेपी 22 जनवरी 12:22 को एक सेलेस्टियल इवेंट, अखंड ब्रह्मांड इस चीज को देख रहे, स्वर्ग पृथ्वी अखंड ब्रह्मांड इस चीज को बेताबी से देख रहे हैं। और उनका कहना है कि जब रामायण में लॉर्ड राम जी वापस आते अयोध्या तो दिवाली मनाया था, पूरे आज भी मना रहे उसी तरफ से। तो 550 साल के बाद जब राम लल्ला वापस अयोध्या में आ रहे तो इतना बड़ा पूरे पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड इस चीज को इतना बड़ा इवेंट होने वाला है। मगर शरद पवार साहब का कहना है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं ये कुछ ज्यादा हो रहा है, इनके पास बीजेपी के पास दूसरा कुछ इश्यूज नहीं है, इसलिए ये राम मंदिर का पुनर्निर्माण का प्राण प्रतिष्ठान का इतना बड़ा इवेंट बना रहे कि बोले कि दिस इज नॉट। शरद पवार साहब ने कहा कि आई डोंट लाइक इट, बट उन्हीं के साथ जितने इंडिया अलायंस के लोग, सीपीएम सीताराम येचुरी बोले कि आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड, ममता दीदी बोले वो नहीं। तो क्या ये इंडिया अलायंस सब एक प्रकार से बॉयकॉट के मुद्दे पर आ जाएंगे, सहमति जताएगा? तो आपको नहीं लग रहा कि हिंदुत्व वाले वोट जो है वो शायद आपसे दूर जाएगी? चौहान जी सर मेरा एक प्रश्न है। मैंने तो अभी तक सुना था, सभी ने सुना था, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ये तो मैं बीजेपी के मुंह से पहली बार सुन रहा हूं कि 500 साढ़े 500 साल के बाद हमारे सबके आदरणीय, हमारे प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम फिर से आ रहे हैं। सर वो तो हमारे कण कण में बसे हुए हैं, उन्हें तो हमने देखा है, हमारे कण कण में बसे हैं, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि 550 साल बाद भगवान श्री राम जी आ रहे हैं? ये तो 14 साल का वनवास सुना था, 550 साल का जो वनवास है, ये जिस तरह से प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है, और ये आपको याद होगा इन्हीं के सांसद थे सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिन्होंने सीना ठोक के कहा था कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी अगर प्रधानमंत्री होते तो ये राम मंदिर बहुत पहले बन चुका होता। अब ये मुझे बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं के सांसद थे या नहीं थे? थे ना सर? बिल्कुल। उन्होंने कहा था, ये ऑफ रिकॉर्ड नहीं किया था, ऑन रिकॉर्ड कहा था ये सब बातें उन्होंने। और उसके बाद में जिस तरह से ये जो है मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत हम सभी के लिए नहीं अपितु पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी भगवान श्री राम जी को हाईजैक करने का काम कर रही है, वो एक खेदजनक बात है जिसका सभी ने तिरस्कार करना चाहिए। भगवान श्री राम सिर्फ बीजेपी के अकेले के भगवान नहीं है, अपितु सभी देशवासियों के भगवान है, और बीजेपी को कोई राइट्स नहीं है कि इस तरह का वो भगवान श्री राम के नाम पर बीजेपी का अमित शाह जी का खुलेआम कहना है कि 70 साल में कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ काम किया है। जब कांग्रेस पे आरोप लगा रहे पवार साहब सब आ गए उसमें, तो अमित शाह जी इलेक्शन के रैलीज में भी और हर जगह पिछले कुछ दिनों पहले भी बोले कि 70 साल से कांग्रेस इसके खिलाफ काम किया, और ये सिर्फ मोदी जी है जो हर चीज पटरी पर लेके आकर राम मंदिर का पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठान अब होने जा रहा है। Was the Congress working against the interest, चौहान साहब, of राम मंदिर? सर अमित शाह जी भी भाजपा के नेता है और सुब्रमण्यम स्वामी जी भी भाजपा के नेता है। अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया है, वहीं उनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि राजीव गांधी जी अगर प्रधानमंत्री फिर से बने होते तो ये राम मंदिर उस समय ही बन चुका होता। अब आप बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी जी को क्या महत्व देना नहीं चाहते? जो सुब्रमण्यम स्वामी जी है जिन्होंने इतने सारे घोटालों के बारे में हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की है, हमेशा लड़ा है, आज उस समय तक सुब्रमण्यम स्वामी जी इनके लिए एक भगवान का अवतार थे, और आज क्या अमित शाह जी जो बात कहते हैं
तो वो सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात को नकारना चाहते हैं क्या? लेकिन जहां तक एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मणिशंकर चौहान साहब, जी श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की जब रथ यात्रा निकली, आपको याद होगा, बिल्कुल सर। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के माशाल्लाह सिर्फ 2 सांसद थे, 2। बिल्कुल। 2। उसके बाद 2 से कोई 97 के करीब आए, उसके बाद 114 आए, उसके बाद 137 आए, फिर 180 के करीब आगे 184। जब हाँ 184 के करीब जब अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री बन गए। और अभी भी हर कोई यही मानता है ये सब रथ यात्रा का खेल है। श्री राम मंदिर के ऊपर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करी, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छे तरीके से आगे आ पाई। और उसके बाद अन्ना हजारे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो 2G स्कैम और ना जाने 1,73,000 करोड़, ये इसका सो कॉल्ड स्कैम, जिसके अभी तक तो यार वो 70 करोड़ भी नहीं मिले उसके तो, मतलब। लेकिन आज भी आपको लगता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ऑपोजिशन जो है, स्पेशली इंडिया अलायंस जो है, वो फिर गलती कर रही है कि आप ये रिकग्नाइज नहीं कर रहे द पावर ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द राम टेम्पल। उसके बाद जो होगा, मतलब 2000 के करीब फंक्शन होंगे हर जगह पे, 20,000 जगह पे शोभा यात्राएं निकलेंगी, जहां जहां श्री राम के कदम पड़े हैं, जहां जहां पर उनकी डिस्क्रिप्शन है, वहां वहां पर महाआरती होगी और ना जाने क्या क्या कुछ नहीं होगा। इस रथ से, इस नए राम रथ से आप कैसे जूझेंगे चौहान साहब? सर, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन्हें ऐसे ही नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता था जी। वो एक राजा थे और राजा अपनी प्रजा की जो तकलीफ है उसको भली भांति जानता है, और वो कभी यह नहीं चाहता कि उसकी प्रजा की तकलीफों को साइड में करके उसे माया मंडित किया जाए। जिस तरह से आज एक हमारे देश के राजा इसकी आड़ में जो अपने आप को माया मंडित करने का काम कर रहे हैं और उसमें जो जनता का और देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये इतनी जो आपने जो यात्राएं गिनाई, इसकी जगह अगर एजुकेशन, हेल्थ और किसानों की आत्महत्या और बाकी जो बाहर से बिहार के जो इंडस्ट्री कैसे आएगी, इसकी तरफ में अगर वो ज्यादा ध्यान देते तो मैं समझता हूं कि भगवान श्री राम तो सबके कण कण में बसे हैं, इसी के भगवान श्री राम जी के नाम पे ही ये देश भी और तरक्की कर लेता। मेरे देश के युवा जो युवक है उनको रोजगार मिल जाता, किसानों की आत्महत्या रुक जाती और हमारा देश और तरक्की आगे कर लेता। जी, लेकिन जहां तक इनका सवाल है, एक बार श्री राम का नाम सामने आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि भावुक होकर के, भावनात्मक तरीके से लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए ना 22 जनवरी और उसके बाद 30 जनवरी को, 30 तो 31 आई थिंक 30 जनवरी को रैली है बहुत बड़ी अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय अभी दिसंबर को है, 30 दिसंबर को है, और फिर उसके बाद अयोध्या में बहुत बड़े फंक्शन होंगे, ना जाने और क्या क्या होगा। माई पॉइंट इज, डोंट यू थिंक, दिस इज जस्ट अ सजेशन ऑफ कोर्स, कि 22 जनवरी को जिस भी इंडिया अलायंस के नेता को न्योता मिला है श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा पूजन में सम्मिलित होने का, मुझे ऐसा लगता है सबको जाना चाहिए। शरद पवार जी भी, सोनिया गांधी जी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, अपने एमके स्टालिन साहब भी, सब लोगों को जाना चाहिए। चलिए कम्युनिस्ट जाए ना जाए उनके ऊपर है। वो प्रदीप जी कम्युनिस्ट कहते हैं कि हम तो भगवान मानते ही नहीं है, चलो ना माने, इसके बावजूद के उनका नाम सीताराम है, फिर भी वो सीताराम को नहीं मानते, वो चलो मत मानो भाई, तुम्हारी मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि सबको वहां जाना चाहिए। उसके बाद ही ये प्रतीत होगा कि ये पूरे राष्ट्र का धरोहर है, पूरे राष्ट्र का ये फंक्शन है। डोंट यू थिंक दैट वुड बी अ फार बेटर आइडिया चौहान साहब? सर बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे, लेकिन बीजेपी के कहने पे जाए ये भी तो कोई मुनासिब बात नहीं है ना, कि आज बीजेपी ने फरमान छोड़ दिया है कि 22 तारीख को ही आपको यहाँ आना है। क्या उसके बाद में 22 तारीख के बाद में हम लोगों को क्या बैन करने वाले हैं? वो विश्व हिंदू परिषद ने वो दिया है, और जो वो जो राम मंदिर न्यास है, इनविटेशन वहां से आया, बीजेपी से नहीं आया।
सर मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि 22 तारीख ऐसी क्या ये हो गया कि भैया उसी दिन को आपको आना है क्या? 22 तारीख के बाद हम लोग वो बैन करने वाले हैं क्या? अरे भगवान श्री राम तो हमारे आदर्श है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके दर्शन के लिए तो हम जब चाहे तब जा सकते हैं। क्या 22 तारीख और क्या 25 तारीख, सब चीजें। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब आस्था का विषय इस देश की जनता के साथ में जुड़ता है जी। तो बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि हमारे देश की जनता इमोशनली बहुत अटैच होती है, आस्था को मानने वाली है, इमोशनल है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, कुछ दिन पहले भारत माता की जय ये नारा बहुत जोर शोर से गूंजता था, जिसमें दिखाने का कोशिश किया जाता था कि यही लोग असली देशभक्त है, और जो भारत माता की इनके कहने पर जय जयकार नहीं करते हैं वो देश विरोधी है। इसी तरह आज नारा गूंजा जा रहा है जय श्री राम। जय श्री राम का नारा तो ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन जो जय श्री राम का जो नारा है, जो इलेक्शन को देखकर ये लोग जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, वो एक दिशा भटकाने का काम जनता के लिए ये लोग तो कर रहे हैं। मणिशंकर चौहान साहब, डू आई अंडरस्टैंड दिस, प्लीज प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो स्ट्रेटजी अब ये है 22 जनवरी को बीजेपी का फंक्शन जी, और उसके बाद अगले 1 या 2 महीने के लिए हर रोज कोई ना कोई इंडिया अलायंस का बड़ा बड़ा नेता वहां पर जाएगा अयोध्या में, जी, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए। इज दैट इट मणिशंकर चौहान साहब? सर मैं एक थोड़ा सा मेरे नॉलेज को सही करना चाहता हूं कि आपको भी जैसे पता है अभी लोकसभा की आचार संहिता लगेगी जी, जनवरी में जी। तो किसी मंदिर या किसी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए किसी नेता को पाबंदी होती है क्या? नहीं, नो, राइट ना? नहीं, आई एम राइट, Absolutely right. कोई पाबंदी नहीं होती। बस तो आप समझिए जो ये राम मंदिर में जो जाने का इनका जो है, और आप देख लीजिए कि हर नेता इनका, हर मंत्री है बारी बारी से जाएगा, कब तक जाते रहेगा जब तक इलेक्शन ना हो जाए, और इलेक्शन होने के बाद आप देख लेना इसमें से कितने नेता आपको भगवान श्री राम जी के दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। उंगलियों पे गिनने जितने लोग होंगे। इनके लिए आस्था का कोई विषय नहीं है, सबसे बड़ी आस्था इनके लिए चुनाव है, और चुनाव के लिए जो करना पड़े वो ये लोग करने के लिए तैयार हैं। मणिशंकर जी, मगर ये बात क्या एमवीए का आपका जिस प्रकार से संजय राउत जी का कहना है कि देखो हमने बात कर दिया, हाईकमांड राहुल गांधी सोनिया गांधी तक पहुंच गया हमारे बात, हमको 23 सीट चाहिए या 23 से 21, बार बार इधर 23-21 हो रहा है, एंड वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर इट एंड वी आर गोइंग टू फाइट फॉर 21 सीट्स। यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर जी जो पवार साहब ने नाम दिया था इनको भी इंक्लूड करो। प्रकाश अंबेडकर बोल रहे कि अंबेडकर जी बोल रहे हमको 12 सीट चाहिए, 12 इनको दे दिया, 21 कांग्रेस को दे, हमने इनको ले लिए उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना को, तो बाकी बचा कितना? ये एक बहुत बड़ा विषय होने वाला है संघर्ष का, बिकॉज सीट का बंटवारा इज गोइंग टू बी बिग इशू। संजय राउत वेरी वोकल, मगर सुप्रिया सुले जी ने आपकी तरफ से बोल दिया कि संजय राउत को हम लोग ठीक आपस में बात करके समझा देंगे, बट ये विषय अंबेडकर जी को कैसे आप ठीक समझा देंगे? बिकॉज एवरीबॉडीज डिमांड्स आर हेयरबैंड, कैसे करेंगे? सर हमारे पार्टी के, हमारे महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, इंडिया के जो नेता है वो बहुत सुलझे हुए नेता है, ब्रॉड माइंडेड नेता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 सीट किसकी कम ज्यादा हो जाए। ये तो समय रहते हुए हम लोग, ये हमारे घर का मसला है जिसको सुलझा लेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने अलायंस किया है शिंदे साहब से, अजित पवार साहब से, जो शिंदे साहब कहते हैं हमारी तो 19 सीटें थी तो 19 तो सीटें हमको चाहिए, आदरणीय अजित दादा उनसे 10-12 सीट की डिमांड करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि 30 सीट के आसपास तो ये दोनों की डिमांड है। तो क्या बीजेपी सिर्फ 18 सीटों पे लड़ेगी? और एक ना शिंदे जी महाराष्ट्र के दौरे पे निकलने वाले अभी, वो बोले कि पूरे 40 या कितना 40 से 45 सीटों का दौरा करने वाले एक ना शिंदे जी। सर खलबली इनके घर में मची है, हमारे घर में नहीं है। हमारे नेता बहुत सुलझे हुए हैं, जो समय रहते हुए इन सब चीजों को एकदम ठीक कर देंगे। वो कहते हैं ना मैं अभी सब ठीक कर दूंगा, ऐसे हमारे नेता है सर। तो ये तो खलबली इन लोगों के बीच में तो बस हड़कम मचा रहने दीजिए, मजे लेती रहिए। और मणिशंकर चौहान साहब, अभी एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें तो ये दिखा रहे हैं कि एमवीए बहुत आगे है।
जी बिल्कुल। जब भी चुनाव होंगे तो लिहाजा आपकी 29 या 32 सीटों में से आएंगी और बाकी जो है इनके पास जाएंगी। लेकिन पहले जितनी इन्होंने दिखाई थी, 6 महीने पहले जितनी दिखाई थी उससे जरा कम हुई हैं। 34 दिखाई दी। हाँ, तो उससे जरा कम हुई हैं, कोई 5 सीटें जी। करीब कम हुई हैं अभी 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 जी। दिखाया जा रहा है। तो डू यू बिलीव दैट सर? नहीं नहीं सर, ये अभी तो सभी जो सर्वे करते हैं, जो एक सैंपल होता है कि उस पे सर्वे किया जाता है, लेकिन अभी ये महाराष्ट्र की जनता वो तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि इलेक्शन कब हो, तब हम बताएं ना कि किसकी कितनी सीटें आती है। जी। तब मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि ये बीजेपी डबल डिजिट में नहीं जा पाएगी सर, ये मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूं। इन महाराष्ट्र? यस, इन महाराष्ट्र। तो अभी सुप्रिया सुले जी जो शेतकरी आक्रोश मोर्चा लीड कर रही है, तो क्या किसान बिकॉज जब मोदी साहब यहां पर आए थे तो उन्होंने कस दिया था आलोचना पे कि करीबन 10 साल एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था, फिर भी महाराष्ट्र में कुछ भी ठीक नहीं है। मगर ये सुप्रिया जी जो किसान आक्रोश लेके जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक सही वक्त है और किसानों को सचमुच हाल बेहाल है? ये ट्रिपल इंजन सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हाउ डू यू सी दिस? सर, ये ट्रिपल इंजन सरकार तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, बात आपको मैं दावे से कहता हूं। और जो ये ब्लेम करते हैं कि आदरणीय पवार साहब 10 साल किसान मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, इनके मोदी जी की मैंने एक आदरणीय पवार साहब का 75th कुछ बर्थडे था दिल्ली में, मैंने सुना था, उनका भाषण था सर, कि आदरणीय पवार साहब वो नेता है कि अगर उनके सामने अगर आपने सिर्फ शब्द गन्ना निकाल दिया तो उसकी रूट से लेके तो उसके एंड तक, और उससे फिर क्या क्या बनता है, इथेनॉल कैसे फॉर्म होता है, शक्कर कैसी बनाई जाती है, गुड़ कैसे बनता है, सारी चीजें मोदी जी ने उस समय उपलब्धि गिना दी थी। और वही मोदी जी पूछते हैं कि 10 साल केंद्रीय मंत्री रहने के बाद में पवार साहब ने क्या कहा, क्या किया। यही पवार साहब थे जिन्होंने किसानों का 70,000 करोड़ का बिल माफ किया था। और आज ये लोग पूछते कि पवार साहब ने क्या किया। और एक समय ये था कि जब मोदी जी कहते थे आदरणीय पवार साहब मेरे राजनीतिक गुरु है, तो आज वो बात किधर गई। मैं समझ सकता हूं सर कि उनके सच्चे राजनीतिक गुरु तो आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी थे, जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, तो फिर आदरणीय पवार साहब उनके लिए क्या है। जी दुरुस्त बात है, लेकिन जहां तक किसानों का प्रश्न है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। पता नहीं कितनी, अब मुझे याद भी नहीं है कितनी महाराष्ट्र की कितनी इलेक्शंस मैंने कवर करी है, मुझे आई डोंट रिमेंबर, आई हैव बीन अराउंड एज यू नो फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसानों के स्ट्रेस को लेकर के, किसानों की जो तकलीफ है उसको लेकर के कभी भी जो किसान वोट है वो इकट्ठा नहीं आया है। फार्मर वोट जो है दैट इज नॉट अ सिंगल ब्लॉक, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू यू नो कास्ट, सब कास्ट एंड डिफरेंट प्रोफेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा यह आपसे सवाल है कि आज की तारीख में अगर इंडिया अलायंस या एनसीपी, जैसे अभी सुप्रिया सुले जी, प्रदीप जी ने जैसे कहा, शी इज गोइंग ऑन एन आउटरीच टू फार्मर्स, अगर फार्मर्स को एक ब्लॉक बना करके आप किसी भी तरीके से उनको संगठित कर दें, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू डिफीट दैट पार्टी विच ऑर्गेनाइजेस द फार्मर्स इन वन ब्लॉक। सर, हमारे देश के लिए यही तो एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात रही है कि हमारे किसान एकजुट नहीं होते, एक मंच पे नहीं आते। अभी आपको देखिए कि सभी जो जाति के धर्म है, जाति धर्म के जो लोग हैं वो एक मंच पे आ जाते हैं, लेकिन किसान एक मंच पे नहीं आते। और जो किसान होता है इसका कोई जाति धर्म नहीं होता है सर, ये धरती माता के संतान है, जो धरती माता के सीने पे हल चलाकर इस देश का लालन पोषण करता है। अगर ये किसान अगर एक मंच पर आ जाए ना, तो जिस तरह से किसानों की अवहेलना ये सरकार करती आ रही है, ये कभी नहीं होगा। मुझे अभी भी ज्ञात है कि 20 साल पहले सोयाबीन का भाव 4,700 रुपए था, 200 रुपए था, और आज की डेट में भी 20 साल बाद भी वो सोयाबीन का रेट 4,500-700 रुपए है। तो ये आगे तो बढ़ता ही नहीं है सर, आगे बढ़ता ही नहीं है। जो रेट आप देख लीजिए हर चीजों के जो बढ़े हैं, तो उस तरह से किसान को लोग न्याय क्यों नहीं देते। कहने का मतलब ये हुआ, आपने जरा गलत कहा सर। जी चौहान साहब, रेट बढ़ता नहीं है,
वो तो चलो ठीक है, ऐसे लगता है कि रेट बढ़ता नहीं है, लेकिन इफ यू फैक्टर इन इन्फ्लेशन, इफ यू फैक्टर इन अदर थिंग्स, वो एक्चुअली 4,300 नहीं है, वो एक्चुअली 200 रुपए है, वेरी फ्रेंकली, जो आज का रेट है compared to 4,500 or 4,200 which was there 20 years ago. If the rate has remained the same, that means the farmer is getting only 200 rupees or perhaps even less. कहने का मतलब ये हुआ। तो इसके ऊपर लेकर के आपको लगता नहीं है कि जितने भी किसान हैं सबको संगठित होकर के अपनी डिमांड सामने रखनी चाहिए? अगर देखिए साहब, अगर किसान असंगठित हो जाएं, उनके सामने कोई टिकेगा नहीं। कौन साहब? एब्सोल्युटली राइट सर। ये बात आपको याद होगा, जो दिल्ली में जो किसान हमारे बैठे थे, एक साल उनका मोर्चा चला जी, वो 3 बिल क्यों वापस लेने पड़े सरकार को जी, क्योंकि वो एकदम अडिग बैठे हुए थे वहां पर, टस से मस नहीं हुए। मेरे ख्याल से कुछ 500-700 किसानों ने अपनी 750 उसमें प्राणों की अराउंड आहुति दी है। 730, अराउंड 730। यस, हाँ, उसमें इतने किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन वो वहां से हिले नहीं, वो तटस्थ खड़े थे, इसलिए ये सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। और आज अगर हमारे देश का किसान अगर संगठित हो जाता है तो सरकार को एनी हाउ उनके सामने झुकना ही पड़ेगा जी। मगर ये मोदी साहब ने क्लियर कहा कि मैं कोई जाति पाति में विश्वास नहीं करता हूं, मैं सिर्फ 4 जातियों को जानता हूं। एक जाति है गरीब, दूसरा है युवा, तीसरा है माता बहनें और चौथा है किसान। और मैं इनके लिए जो करना है अपने पूरे ताकत लगाकर करूंगा ना। किसान को एक जाति समझकर मोदी साहब बोलते हैं मैं इस जाति को मदद करूंगा, काम करूंगा। किसान सम्मान, अलग अलग जो योजनाएं मोदी जी ने, तो कैसे एक, क्या आपको नहीं लगता कि एक ही लीडर है जो किसान को एक समाज समझकर वो आगे बढ़ रहे हैं? कैसे देखते हो आप चौहान साहब? अगर मोदी साहब इतना सब कर दे तो फिर मसला ही क्या रह जाएगा। और आप सबको तो मालूम है, मोदी साहब तो सिर्फ क्या देते हैं, आश्वासन देते हैं, दूसरा कुछ नहीं देते हैं। वो अभी आपने कहा कि वो जाति धर्म को नहीं मानते। अभी आपने देखा होगा राज्यों में जाते हैं, वो क्या कहते हैं, कर्नाटक में पहुंच गए तो मैं कर्नाटक से हूं, जम्मू कश्मीर में पहुंच गए तो मैं कश्मीरी हूं। जहां पहुंच जाते हैं वो तो वहां के गिना देते हैं। फिर उसमें क्या, वो कभी, मैंने तो ये नहीं सुना, उन्हें ये कहते हुए नहीं सुना मैंने कि मैं भारतीय हूं। आप गर्व से कहिए ना, मैं भारतीय हूं। भारतीय में तो सर सभी जात, सभी कास्ट, सभी लोग आ गए उसमें फिर क्या जाति धर्म में बांटने की जरूरत क्या है आपको? और किसानों के लिए अगर आपको इतना सब कुछ, आप उनके प्रति चिंतित है तो कीजिए ना। आपके हाथ किसने बांधे सर? रोका किसने आपको? कीजिए तो, उनके लिए। तो चलते चलते मणिशंकर चौहान साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि हम उम्मीद करते हैं कि आप भी और आदरणीय सम्माननीय शरद पवार जी और सुप्रिया सूले जी भी जरूर रामलला के दर्शन करने जाएंगे अयोध्या में। भले 22 तारीख को जाएंगे सर, भले 22 तारीख को जाएं या बाद में जाएं, वो उनके ऊपर है, बट दैट वुड बी रियली लवली। Thank you very much, Mr. Chauhan. Great pleasure talking to you. And thank you very much. And greetings of the season to you. Merry Christmas, even though Christmas is already over, but the 12 days of Christmas are not. New Year is coming up. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year in advance, sir. And I hope this New Year will be really happy for everybody. I hope. Yes. I really and truly hope for everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. Namaskar. Namaskar. But that's a great strategy. If the leaders of the India Alliance, after the inauguration of January 26, if they start going over there one by one and keep going over there for the next 2-3 months, the BJP will have a kind of a problem to deal with. But not that they can't deal with it, but they will be able to. But if they boycott it, nothing will suit the BJP more. Till now, only Uddhav Thackeray ji has said that I will go to Ayodhya. And I will not go now, but I will go afterwards. 22nd January के बाद मैं जाऊंगा. Rest, nobody has given any commitment. Nobody wants to visit. In fact, सीताराम येचुरी हो या जो भी हो, पवार साहब भी बोला कि you're misusing the term, the entire function. I think the best thing that could happen would be if Mrs. Sonia Gandhi goes to Ayodhya. That will be the best thing. That will be wonderful. मतलब आप खुद बोलते हैं ना, पूरे राष्ट्र के हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरी दुनिया के हैं श्री राम, आप भी जाइए, क्या प्रॉब्लम क्या है? असदुद्दीन ओवैसी शुड आल्सो गो। ओवैसी साहब के लिए एक स्पेशल इन्विटेशन होना चाहिए कि आप आइए इधर, रामलला के तरफ दर्शन कीजिए। चलिए पूजा मत कीजिए, हाथ मत जोड़िए, लेकिन दर्शन जरूर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। इन एनी इवेंट, जस्ट आस्क मिस्टर विनायक अंबेडकर